तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएसईबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का न्यू इंटरनेट मॉडल पेपर 2024 का लेकर आए हैं। शायद आप लोग के पास है तो अभी अवेलेबल नहीं हुआ होगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि 2024 का बीएसईबी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो मैं इसमें बताने वाला हूं, जो 12th परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछता है, वही वाला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलते हैं आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बोला कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का कलर कोड क्या होता है, पीला रंग का मान क्या होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है दोस्तों। क्या होता है इसके लिए? एक ट्रिक होता है। बोलो ट्रिक का नहीं आप लोग का पता है या नहीं पता है? तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक क्या होता है कि ट्रिक होता है बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ होता है दोस्तों। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है कि ये हो गया ब्लैक, तो ब्लैक के कलर कोड कितना होगा तो 0। ये हो क्या? ब्लू का कितना होता है तो 1। और ये हो गया क्या? रेड का कितना हो गया तो 2। और ये क्या हो गया? ऑरेंज अर्थात नारंगी का कितना हो गया तो 3। और ये क्या है? येलो मतलब क्या? पीला। तो पीला का कितना हो जाएगा? 4। 0 से शुरू होता है तो 1 2 3 4। तो हम लोग का यहाँ क्या पूछ रहा है कि पीला रंग का मान क्या होता है, पीला रंग का कलर कोड क्या होता है। तो पीला का क्या होता है यहाँ देखिए येलो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। हम लोग आगे नहीं चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का इतना यहीं पर मिल गया। पीला का पूछ रहा था येलो का, तो येलो का 4 होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात 4 हो गया दोस्तों। क्या? ऑप्शन डी हो गया। देखिए ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, समझे? तो इस तरह से उसका क्या होता है, तो इस तरह से उसका मतलब ट्रिक होता है। तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो बहुत अच्छे, बहुत दिनों तक आप लोग का याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। मोबिलिटी का, चलिए और थोड़ा सा छोटा कहते हैं, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो बता दूं कि दो का राइट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन है अर्थात एम्पियर गुना मीटर बाय न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल के आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, या बहुत अधिक होता है, या अनंत होता है। तो बता दो कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो शून्य होता है। क्या? 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस जल है, ग्लूकोज है, या स्टार्च है, या CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बता दो दोस्तों कि शुष्क जो बर्फ होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवा पे। देखिए चैनल पे सभी बताया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश सभी का बताया गया है। तो जाकर वीडियो के लाइव सेशन में या इस चैनल के वीडियो सेशन में जाकर देख लीजिएगा, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव 2024 के एग्जाम में छूट न जाए। पांचवा के जो देखिए क्या बोल रहा है कि दो सेलों जिनका विद्युत वाहक बल E1 व E2 है, मतलब पहला E1 है और दूसरा E2 है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 है व R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है। मतलब समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य विद्युत वाहक बल पूछ रहा है दोस्तों। तो डायरेक्ट मारिए, राइट आंसर क्या हो गया? इस तरह से होता है E1 R1 प्लस के E2 R1 बाई R1 प्लस के R2 हो गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी। समानांतर क्रम में क्या बोल रहे हैं? समानांतर क्रम में वही ना, इस तरह से बाई में, समझे? इस तरह से होता है समानांतर क्रम में। तो इसी तरह से जो जोड़ कर लाएंगे आंसर दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं छठा पे। छठा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। बोला कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। क्या? विभवांतर पर पूछ रहा कि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर देते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों। उसका उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होता है वो भी क्या होता है? आधा हो जाता है, वो भी हाफ हो जाता है, समझे? हाफ हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मैं बताऊँ कि मैं इसमें 35 ऑब्जेक्टिव के जो बताऊंगा, और 35 का 35 रामबाण साबित होने वाला है, समझे? तो एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए सातवां पे कि किरचॉफ का पार्श्व नियम अर्थात द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए इसमें पूछने का तरीका, पहला पूछेगा किरचॉफ का पास नियम पूछेगा किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, या पास नियम नहीं देकर डायरेक्ट पूछेगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर
आधारित है। तो डायरेक्ट आंसर इसको आप लोग मार लीजिएगा दोस्तों, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। क्या ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात क्या हो गया, तो एनर्जी, एनर्जी। समझे। चलिए आगे चलते हैं 8वां पे। 8वां कितना बोला क्या कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। मतलब क्या, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलेंगे, धारा बोलेंगे, या वोल्टेज बोलेंगे, या प्रतिरोध बोलेंगे। तो बता दूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी अर्थात प्रतिरोध बोलते। क्या विद्युत ऊर्जा को जो ऊष्मा में बदल देता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, रेसिस्टेंस। आज चलिए 9वां के जन पे। 9वां क्या बोल रहा है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। मतलब प्रथम नियम किस पे आधारित है, तो बता दूं कि उसका जो प्रथम नियम आधारित होता है दोस्तों वो अवश्य संरक्षण के सिद्धांत पर, क्या अवश्य संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है किरचॉफ का विद्युत परिपथ प्रथम नियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 9वां हो गया। 10वां पे। 10वां के जो क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। क्या ई वोल्ट है। जब इसे लघुपथित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, तो बता दूं दोस्तों कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो 0 हो जाता है। क्या शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मार लीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 11वां पे। 11वां क्या बोल रहा कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कि कितना मतलब कि संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात अधिक लंबाई पर। कितना अधिक लंबाई पर क्या होता है, संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए 12 पे। 12वां कितना बोल रहा है दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्या सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मापी के द्वारा, या धारा मापी अमीटर के द्वारा, या गैल्वेनोमीटर के द्वारा, या विभव मापी के द्वारा। तो बता दो दोस्तों कि 12 का राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया था। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 13 पे। 13 में क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, बीजीय जोड़ क्या होता है दोस्तों, तो बीजीय योग 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। तो राइट आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में था, शून्य हो गया दोस्तों। समझे। चलिए आगे चलते हैं। नाम पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा। समझे। तैयारी इसी तरह से होना चाहिए, क्वेश्चन कम माल पैसा मतलब क्वेश्चन ज्यादा। क्या बार 14 में कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता, धारा का प्रवाह नहीं बल्कि धारा का प्रभाव क्या होता है, प्रवाह। तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता। क्या कि विभव मापी में गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप होता है, तो गैल्वेनोमीटर में परिपथ में नहीं होता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते 15 पे। 15 में क्या बोल रहा है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, या कभी बढ़ता है कभी घटता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो बता दो दोस्तों कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है, वो भी बढ़ने के साथ वो घटता है। जो ई वाला इंक्रीज करेगा तो ये क्या होता है, घट जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलिए 16 पे। 16 में क्या बोल रहा है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या घटाना या क्या जोड़ना या मतलब क्या क्रिया करना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र क्या बढ़ाना चाहिए। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसमें अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना पड़ता है। समझे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते 17 पे। 17 में क्या बोल रहा है कि तांबा का कार्य फलन होता है। तांबा का कार्य फलन क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। आगे चलिए 18 पे। राम बढ़ते चलना राम। व्हाइट स्टोन सेतु से तुलना करते हैं। व्हाइट स्टोन ब्रिज क्या है, ब्रिज देता है व्हाइट स्टोन ब्रिज, लेकिन यहाँ दिया है व्हाइट स्टोन सेतु से तुलना किसका तुलना करते हैं, प्रतिरोध का करते हैं, धाराओं का करते हैं, या विभवांतर का करते हैं, या सभी का करते हैं। तो 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। प्रतिरोधों का उसमें क्या करते हैं, तुलना करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए 18 हो गया 19 पे। 19 में बोला दोस्तों कि व्हाइट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, चलिए इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए MBBI। व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो बता दूं कि उसका मापा जाता क्या, तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध टेम्परेचर मापा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलिए
20 पे डायरेक्ट शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, तो 20 का डायरेक्ट मान लीजिए ऑप्शन सी था, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए आगे चलते 21 पे। 21 पे क्या बोल रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, मतलब विद्युत हीटर में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो जाहिर सी बात है किसका प्रयोग किया जाएगा 21 का, तो राइट आंसर हो क्या, नाइक्रोम या निक्रोम। चलिए तो कोई में देता क्या, कोई में देता है नाइक्रोम, लेकिन डायरेक्ट नाइक्रोम ही होता है। यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ा सा लगता है दिक्कत होगा, निक्रोम, निक्रोम नहीं बल्कि नाइक्रोम हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 22 पे। 22 में क्या बोल रहा है, देखिए विशिष्ट, हम उस दिन भी क्या बोलते हैं कि मात्रक, पिछला का क्लास भी लिए थे, उसमें भी बोले थे कि मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको MVVI मान लीजिएगा, MVVI मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। ऐसे सभी एग्जाम में, लेकिन 12th में हर साल पूछता है, लेकिन 2024 के भी मान लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का जो बीमा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ये होता था का MLQ T/-3 और I/-1 होता है विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का बीमा। और आप लोग का सूचित कर दूं कि मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को एक बार कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते 23 पे। 23 में बोल रहा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक, चलिए फिर भी वही वाला आ गया, मात्रक और बीमा से मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से आ गया। तो बता दूं दोस्तों कि 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन अर्थात ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। यहाँ हम लोग मात्रक देख लिए और पीछे क्या देख लिए, बीमा देख लिए। चलिए आगे चलते 24 पे। 24 में बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध R लंबाई, L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा विशिष्ट प्रतिरोध P है, तो तब उसमें मतलब कि R, A और P में क्या संबंध दर्शाता है, तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया, अर्थात क्या R इजकल टू क्या होता है, रो L/A हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते 25 पे। 25 में क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल का बीमा। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन फिर पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल का डायमेंशन अर्थात बीमा क्या होता है दोस्तों। बता दूं कि इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ML² T/-3 और A/-1 होता है मात्रक और बीमा। चलिए इसको भी मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। चलिए आगे चलते 26 पे। 26 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट पीछे देखे क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध बोलते हैं। क्या, प्रतिरोध बोलते हैं, इसको भी MI मान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे, प्रतिरोध बोलते हैं। आगे चल 27 पे। 27 में क्या बोल रहा है कि यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 1% बढ़ा दिया जाता है, कहा यह तार का लंबाई इसको बढ़ाकर 1% क्या बोला कि 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगा, उसका प्रतिरोध में जो प्रतिशत होगा वो कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर हो गया दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन था 0.2, क्या 0.2% है, उसमें क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आगे चलते 28 पे। 28 में फिर भी आगे देखिए क्या और मात्रक और बीमा से ना बोलेंगे, जितना भी रिलेटेड है आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही काम देने वाला है। विद्युतीय विभव की बीमा क्या है, विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है दोस्तों, तो विद्युतीय विभव का बीमा जो होता है वो होता है ML/-2 T/-3 और A/-1 होता है। कहाँ दिया गया है, चलिए मिलाते हैं, तो राइट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन ए में, विद्युतीय विभव का बीमा ये हो जाएगा ML/2 T/-3 और A/-1 होता क्या, उसका डायमेंशन होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते 29 पे। 29 में क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबा का करते हैं, निकल का करते हैं, या लोहा का करते हैं, या कोबाल्ट का करते हैं, तो 29 का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात लोहा का प्रयोग करके विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है, समझे क्या, फेरस का, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते 30 पे। 30वां के जो बोला किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है, किसी चालक से जो प्रवाहित धारा होता है उसका मान क्या होता है, प्रवाहित धारा का मान, चलिए प्रवाहित धारा का जो मान होता है वो हम लोग को बता रहा है, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात I=NEA/VD। क्या I=NEA/VD होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे चलिए 31 पे। 31 में बोला किसी
धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या, मतलब विद्युत धारा को मापने किससे मापा जाता है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए मीटर से मापा जाता है। किससे, तो ए मीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। 32 भी बहुत ही मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, किसका परिणाम है। तो 32 का क्या हो गया दोस्तों, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। क्या, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है किरचॉफ का नियम। चलिए आगे चलते 33 पे। 33 में क्या बोल रहा है कि 1 फराडे बराबर होता है। चलिए ये वाला आप लोग बताइए, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप लोग को पता है कि 96,500 याद किए हैं, लेकिन किसमें, एम्पियर में, कुलाम में, वोल्ट में, न्यूटन में। तो बता दूं कि 1 फराडे किसका बराबर होता है दोस्तों, तो ये होता है न्यूटन के बराबर होता है, एन के बराबर होता है। तो कहाँ नजर आ रहा है, 96,500 न्यूटन। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 34 पे। 34 में बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, यौगिक कौन है, संगमरमर है, पीतल है, ग्रेफाइट है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, यौगिक पूछ रहा था दोस्तों। तो 34 का राइट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था संगमरमर को क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा कठस्थ रूप से दम, समझे। चलिए आगे चलते 35 पे। 35 में भी देखिए एकदम पीरियोडिक टेबल से आगे, क्या, पीरियोडिक टेबल से आ गया, पीरियोडिक टेबल से आ गया। संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, कौन सा ब्लॉक को। ये तो हम लोग का पता है कि ब्लॉक कितना होता है, तो ब्लॉक 4 का होता है। चलिए यहाँ लीजिए, क्या ब्लॉक कितना होता है, तो ब्लॉक 4 होता है, SPDF। तो संक्रमण तत्व पूछ रहा है, एस ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, या डी ब्लॉक को। तो बता दो तो संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, तो डी ब्लॉक को कहते हैं। देखिए इसको ट्री के माध्यम से याद करें। संक्रमण में क्या होता है, संक्रमण एक बीमारी होता है, और डी में क्या होता है, डी में डिजीज मतलब रोग। तो इसलिए आप लोग याद करिए रोग से कि संक्रमण बीमारी कौन है, तो डी ब्लॉक, डिजीज ब्लॉक क्या संक्रमण बीमारी के रूप में आ गया। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो 35 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं, आगे बस समाप्त हो गया। स्टार्टिंग में बताए थे मात्र 35 की चुनी इसमें लेकर आए हैं आज, समझे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, क्या कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कैसा लगा क्लास करने में, समझे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।